कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपनी इस स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है कार्य ऊर्जा और शक्ति। ये आपकी एनसीईआरटी का कक्षा 11वीं का इकाई है 4। तो इस क्लास में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कार्य ऊर्जा से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके डेरिवेशंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग सी क्लास। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बच्चों कि कार्य क्या होता है। तो कार्य क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे सर कार्य तो कार्य होता है जो हम दिन भर करते हैं, जैसे कि चलना फिरना उठना बैठना लिखना। हम तो दिन भर काम करते हैं सर, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ बेटा, लेकिन वो सब जो है फिजिक्स के हिसाब से कार्य नहीं है। क्या सर? मतलब कि हम कोई काम नहीं करते, काम करते हैं लेकिन हम अपनी जो नॉर्मल डेली लाइफ में जिसे हम कार्य कहते हैं वो फिजिक्स के हिसाब से कार्य नहीं है, है ना। तो जो आप कार्य करते हैं वो कार्य है, डेली लाइफ में हम कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में कार्य का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है कि यहाँ जो कार्य होता है वो कार्य कब माना जाता है जब हम कोई वस्तु पर बल आरोपित करते हैं और बल आरोपित करके उस वस्तु में उसका स्थान बदल देते हैं, मतलब कि उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, विस्थापित कर देते हैं अगर हम वस्तु को, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि कार्य हमने किया फिजिक्स के हिसाब से। तो जो फिजिक्स में कार्य होता है वह क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आपके सामने ये वस्तु है, इस वस्तु पे आपने कोई बल लगाया F और जिस दिशा में बल हम लगा रहे हैं इसी दिशा में वस्तु आगे की ओर गति कर रही है और उसका जो विस्थापन है वो अगली पोजीशन पे पहुंच जाती है। उसका जो विस्थापन है माना कि यह S है, तो कार्य जो होगा इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस प्रकार से कि ये जो बल हमने लगाया है इस बल को हम गुणा कर देंगे इस विस्थापन के साथ। तो जो किया गया कार्य होगा वह हो जाएगा कार्य इज इक्वल्स टू बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ पर हम कार्य को अगर परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि जो कार्य होता है यह किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसमें होने वाले विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य जो होता है यह बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि जो कार्य होता है वह बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य का जो सूत्र बनेगा वो होगा, बल आपने लगाया F, विस्थापन हुआ S, तो कार्य का सूत्र बनेगा बल गुणित विस्थापन। लेकिन बेटा ये जो बल हमने लगाया है और ये जो विस्थापन हुआ है आप देख सकते हैं दोनों की दिशा एक ही है। तो जब भी दोनों की दिशा एक ही होगी तब ये सूत्र हमको लगाना है। इस प्रकार से हमको कार्य की गणना करनी है। लेकिन सर अगर यहाँ पर दिशा अलग हुई तो क्या करेंगे? तो यहाँ अगर आपके पास बल की दिशा विस्थापन की दिशा अलग अलग हो, जैसा कि एक उदाहरण देखते हैं हम कि अगर हम किसी वस्तु पर बल इस दिशा में लगा रहे हैं और वस्तु इस दिशा में गति कर रही है, तो बल और विस्थापन के बीच कुछ कोण है, मतलब बल और विस्थापन की जो दिशा है वह एक ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस केस में ये जो है बल का, अगर ये वाला हिस्सा मैं लेता हूँ तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा F cos थीटा के बराबर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बल जो लेना है हमें वह विस्थापन की दिशा वाला लेना है। तो जो किया गया कार्य होगा, तो जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, बल कहाँ लेना है हमको, विस्थापन की दिशा में लगाया गया बल, तो विस्थापन की दिशा में लगाया गया बल और गुणा करना है हमें इसको विस्थापन के साथ। तो बेटा जब बल और विस्थापन की दिशाएं अलग अलग होगी तो फिर हम बल का वो वाला हिस्सा या वह कंपोनेंट हम लेंगे बल का जो विस्थापन की दिशा में है। तो विस्थापन की दिशा में ये जो हिस्सा आएगा इसकी वैल्यू क्या होगी, F cos थीटा, और साथ में विस्थापन है S। तो किया गया जो कार्य होगा इस केस में वो कितना हो जाएगा, W = F S cos थीटा। ठीक है,
तो ये हमारे पास किया गया कार्य होगा Fs cos थीटा। मतलब कि सर अगर विस्थापन बल की दिशा में नहीं है तो फिर हमें उनके बीच का कोण लेना है। हाँ, हमें उनके बीच का कोण लेना है। और cos थीटा क्यों लेना है? क्योंकि cos थीटा ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट विस्थापन की दिशा वाला है। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो फोर्स जो कार्य है उसका ये सूत्र बनेगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि अगर बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है तो फिर हम कार्य का सूत्र क्या लेते हैं? बल गुणित विस्थापन। तो फॉर्मूला ये भी वही है, ये भी वही है। कैसे? क्योंकि इस केस में जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे तो सीधी सी बात है, दोनों के बीच का लगने वाला दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। और 0 डिग्री होगा, अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो यही सूत्र बनेगा cos 0 का, क्योंकि वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब आपको मैं इसकी जो कार्य की एक परिभाषा हमने देखी कि बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं, इसकी एक परिभाषा और हम लिख सकते हैं। बच्चों, आप लोगों ने जो सदिश वाला चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि एक गुणा होता है जिसे हम बोलते हैं अदिश गुणा, जिसे हम बोलते हैं a डॉट b। तो ये जो अदिश गुणा होता है इसे हम कैसे लिखते हैं? a का मापांक फिर b का मापांक और साथ में हम लिखते हैं cos थीटा, या फिर हम इसको सिंपल ऐसा भी लिख सकते हैं ab cos थीटा। तो जो a डॉट b होता है इसका सूत्र हमने पढ़ा है अदिश गुणा का, ab cos थीटा होता है। तो जहां पर a डॉट b होगा उसको ab cos थीटा लिखते हैं। ऐसे ही ab cos थीटा को आप a डॉट b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बल एक सदिश है, विस्थापन भी एक सदिश है, और क्या लिखा हुआ है? Fs cos थीटा। तो यहाँ पर हम इसको F डॉट s लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम F डॉट s लिख सकते हैं क्योंकि ये F और S का अदिश गुणा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कार्य होता है वह बल और विस्थापन के अदिश गुणा के बराबर होता है। अदिश गुणा के बराबर होता है, के बराबर होता है। आगे हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसके कुछ प्रकार के बारे में कि जो कार्य होता है उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं विभिन्न स्थितियों में वह हम देखने वाले हैं हम यहाँ पर। तो इसको हम हटा करके आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला नोट कर लेंगे और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। नोट्स आप साथ में बनाते चलें इसके। तो यहाँ पर जो कार्य है विभिन्न स्थितियों में कार्य, है ना। तो जो कार्य के जो प्रकार हैं वे हमें यहाँ पर देखने हैं। तो कार्य जो है हमारा कितने प्रकार का हो सकता है और कौन कौन सी स्थितियों पर वह निर्भर करता है। तो पहला अगर कार्य हम देखते हैं तो पहला कार्य है धनात्मक कार्य। तो धनात्मक कार्य कब होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि वस्तु पर आपने बल लगाया इस दिशा में और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, वस्तु इसी दिशा में आगे बढ़ रही है, तो किया गया कार्य जो होगा उसे हम धनात्मक कार्य कहेंगे। या आप कह सकते हैं कि यदि बल और विस्थापन के बीच बना कोण जो है थीटा वो 0 डिग्री का कोण हो। तो अगर बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री का कोण होता है तो हम कहेंगे कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है और उस समय किया गया कार्य जो होगा वो होगा W = F × S। इस फॉर्मूले से हम सीधा सा निकाल सकते हैं। या फिर जो थीटा है अगर जो है 0 नहीं है तो या तो 0 के इक्वल हो या फिर क्या होना चाहिए हमें थीटा जो है 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर 90 डिग्री से कम भी है मतलब कि कैसा कोण है? 90 से कम है मतलब न्यून कोण। अगर न्यून कोण भी होगा तो आपको मिलने वाला जो कार्य है वह धनात्मक कार्य होगा। क्यों? क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हुई तो cos थीटा आप रखते हैं, तो cos थीटा में थीटा अगर 90 से कम होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वह पॉजिटिव होती है। तो इसलिए हमारे पास में यहाँ पर धनात्मक कार्य हमको मिलता है, पॉजिटिव वर्क है ये। दूसरा अगर इसका उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण आप देख सकते हैं कि जैसे सपोज आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है,
गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो कि क्या करता है, हर वस्तु को नीचे की ओर जो पृथ्वी है वह खींच रही होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सपोज ये मेरे पास में कोई बकेट है, एक बाल्टी को ऐसे रस्सी की मदद से हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तो जो बल हम लगा रहे हैं इस पर, तो बल हम ऊपर की ओर लगा रहे हैं, तो बल जो लगाया जा रहा है वो ऊपर की ओर है, और जो बाल्टी है वो कुएं से जब हम खींच रहे हैं तो वो ऊपर की ओर आ रही है ना। तो जो लगाया गया जो विस्थापन है इसमें जो होने वाला विस्थापन भी ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर ये जो कार्य किया जाएगा कौन से बल के द्वारा किया जा रहा है, ये हमारे इस हम जो बल लगा रहे हैं रस्सी पर ऊपर की ओर, उस बल के द्वारा किया गया कार्य है ये। लेकिन उसी समय जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल वह होगा नीचे की ओर लग रहा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा होगा इसको, जो कि पृथ्वी इसको नीचे की ओर खींच रही होगी। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी के केस में अगर आप देखें तो किसी वस्तु पर जो बल हम लगा रहे हैं इस बाल्टी पर वह ऊपर लग रहा है, विस्थापन भी ऊपर है, मतलब किया गया कार्य जो होगा वह धनात्मक होगा। इसी प्रकार अगर किसी बॉक्स को, जैसे ये उदाहरण है, किसी बॉक्स को आप धक्का दे रहे हैं तो वो इसी दिशा में आगे बढ़ेगा, तो यह किया गया कार्य भी धनात्मक होगा। अगले कार्य की हम बात करते हैं, और दूसरा जो कार्य है वह है ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य, अब कार्य जो है वो ऋणात्मक कब होगा, तो यदि जो बल है वह विस्थापन के विपरीत हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि बल जो है विस्थापन के विपरीत है? मतलब अगर हम किसी वस्तु को ऐसे बल लगाएंगे तो वो इसी दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि बल जो है विस्थापन के विपरीत है। ऐसा हो सकता है, देखें इसमें अभी जो हमने उदाहरण देखा था इसी में देखें आप कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह नीचे की ओर लग रहा है और वस्तु ऊपर की ओर जा रही है। अच्छा, तो मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है और विस्थापन है एक दूसरे के विपरीत है। हाँ, तो ये एक दूसरे के विपरीत है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य करेगा वो ऋणात्मक कार्य होगा। यस, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं जो हैं विपरीत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि बल और विस्थापन की जो दिशा है वो विपरीत होती है तो इसे हम ऋणात्मक कार्य कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि थीटा जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। या फिर जो थीटा है वह 90 से ज्यादा होगा, मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से अधिक होगी। मतलब कि ऋणात्मक कार्य कब होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वह 90 से ज्यादा मतलब अधिक कोण हो। तो इस स्थिति में किया गया कार्य जो होगा वह ऋणात्मक होगा। तो इसका एक उदाहरण यहीं पर है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा अगर आप वस्तु को ऊपर ले जाते हैं। लेकिन अगर आप वस्तु को छोड़ देते हैं, जैसे मैंने इसको छोड़ दिया तो अब ये नीचे की ओर गिर रहा है, तो यहाँ पर जो वस्तु है ये नीचे जा रही है और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे ही लग रहा है, तो इस केस में किया गया कार्य धनात्मक होगा। ठीक है, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो है हमेशा ही ऋणात्मक कार्य करेगा। वह जब वस्तु नीचे जाएगी तो धनात्मक कार्य करेगा, और वस्तु जब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर जा रही होगी तो ऋणात्मक कार्य करेगा। ठीक है, तो ये दूसरे प्रकार का कार्य हो गया। इसका एक उदाहरण और देख सकते हैं हम यहाँ पर कि जो ऋणात्मक कार्य होता है वह कब होता है, जैसे कि ये हमारे पास की वस्तु है, इस पे मैं बल लगा रहा हूँ सपोज इस दिशा में, और ये वस्तु इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। लगाया गया जो बल है यह बल है F के बराबर, और जो विस्थापन है वह है S। लेकिन जब ये वस्तु चलना शुरू करेगी, ये किसी सतह पे चल रही है, जब ये चलना शुरू करेगी तो इसकी गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं घर्षण बल। तो जो घर्षण बल होगा जिसे हम Fs से लिखते हैं, तो ये जो घर्षण बल है ये जो कार्य कर रहा होगा वह कार्य ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि घर्षण बल के केस में घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य भी ऋणात्मक होगा। तो जब भी आप देखेंगे कि एक से अधिक कोई बल लग रहे हैं तो कुछ बल ऐसे भी हो सकते हैं जो विस्थापन के विपरीत दिशा में लग रहे होंगे, तो वह उनके द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह ऋणात्मक होगा। अगला कार्य अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो अगले कार्य की अगर हम बात करें, इसको यहाँ से हटाते हैं। नेक्स्ट जो कार्य होगा उसे हम कहते हैं शून्य कार्य। तो यहाँ पर जो शून्य कार्य होता है, शून्य का होगा कार्य, तो अगला जो केस है जैसे हमने अभी देखा धनात्मक
कब होगा? तो धनात्मक होगा यदि थीटा की वैल्यू 0 हो या फिर थीटा की वैल्यू जो है 0 हो या थीटा लेस देन हो 90 के, तो धनात्मक कार्य होता है। ऋणात्मक कार्य कब होगा? जब थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से अधिक होगी या फिर है ना थीटा की वैल्यू जो है वह 180 डिग्री होगी, तो कार्य जो है ऋणात्मक होगा। अब इसके बाद में हम कार्य जो अगला प्रकार है कार्य का वह है शून्य कार्य। तो शून्य कार्य कब होगा? तो सीधी सी बात है जब थीटा 90 डिग्री का होता है, मतलब कि थीटा की जो वैल्यू है वह अगर समकोण है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जैसे कि कोई वस्तु पर बल जो है वह इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन जो है उसका इस दिशा में है, तो उस समय पर जो किया गया कार्य होगा वह होगा शून्य, क्योंकि थीटा की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं थीटा जो है 90 डिग्री का है, थीटा जो है वह 90 डिग्री का है। तो अगर आप कार्य की गणना करते हैं तो Fs cos 90, और जब cos 90 होगा तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो किया गया कार्य जो होगा वो होगा शून्य। अब एक चीज और है, जैसा मैंने आपको पिछले अभी बताया था कि यदि विस्थापन शून्य हो, यदि विस्थापन की वैल्यू शून्य हो जाए तो भी किया गया कार्य जो होगा वह शून्य होगा। क्यों? क्योंकि उस केस में विस्थापन मतलब s की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर विस्थापन 0 हो जाता है तो भी किया गया कार्य आप शून्य मानेंगे। तो जैसे कि किसी दीवार पे आप अगर बल लगा रहे हैं और आप कंटिन्यूअस उस पर बल लगाए जा रहे हैं, लेकिन दीवार तो अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है, मतलब कि बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं है, तो उस केस में किया गया कार्य जो है वह भी शून्य होगा। अब इसमें एक चीज और होती है, जैसे कि कोई कुली है ना, जो कि सामान उठाते हैं रेलवे स्टेशन पे, अगर वो कुली अपने हाथ में, या कुली क्यों, कोई भी इंसान अगर अपने हाथ में कोई ब्रीफ केस लेके जा रहा है, कोई अटैची सामान लेके जा रहा है, कोई ट्रॉली लेके जा रहा है, तो वो अगर उसको इस तरह से होल्ड किए हुए है, तो अगर वो चल रहा है इस तरह से होल्ड करके, तो क्या हो रहा है, व्यक्ति बढ़ रहा है आगे। जैसे अगर यहाँ से आप देखें, अब अगर मैं कोई चीज लेके जा रहा हूँ तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ इस तरह से, तो मैं जो वस्तु है वह भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ रही है, मतलब विस्थापन इस दिशा में है, और वस्तु का जो वजन है, जो वस्तु पे वजन लग रहा है वो लग रहा है नीचे की ओर, है ना, मतलब कि उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वस्तु का वह उस पर लग रहा है नीचे की ओर। तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा नीचे है और विस्थापन की दिशा ये है, तो इस समय जो किया गया कार्य होगा गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वह क्या हो जाएगा, शून्य, है ना। तो ऐसा हो सकता है। दूसरा एक अगर आप उदाहरण देखें तो आप हमेशा देखेंगे कि जब कोई वस्तु यहाँ पर, जब कोई वस्तु है ना वृत्ति गति कर रही होती है, तो वृत्ति गति के केस में उसमें जो बल लग रहा होता है वह अभिकेंद्री बल होता है, जो केंद्र की ओर कार्य करता है, और जब वस्तु इस तरह से घूम रही है तो उसका जो विस्थापन होता है वह कौन सा विस्थापन होता है, वह विस्थापन होता है उसका रेखीय विस्थापन। तो रेखीय विस्थापन किस दिशा में होता है, स्पर्श रेखा की दिशा में। तो यहाँ पर जो कार्य होगा, यहाँ का कार्य भी अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य। इसी प्रकार अगर हम देखें कि जो पृथ्वी होती है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है सन के अराउंड, तो यहाँ पर जो पृथ्वी है वह भी क्या कर रही है, सन जो है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसको इस तरह से बल लगा रहा है, और इसकी जो विस्थापन है वह इस तरह से होगा, तो यहाँ पर भी पृथ्वी द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोण, अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो किया गया कार्य हम शून्य लेते हैं। तो ये कार्य के हमने यहाँ पर प्रकार के बारे में चर्चा की। अब अगला जो हम देखने वाले हैं, अगले जो टॉपिक पे हम चलेंगे, तो उससे पहले हम कार्य के बारे में, हमने कार्य के सूत्र देख लिए हैं, कार्य के प्रकार हमने देख लिए हैं यहाँ पर, और कार्य को हमने कैटेगराइज कर दिया है 3 कंडीशंस में, 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं, और तीनों के हमने उदाहरण के साथ हमने डिस्कस भी कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर कार्य के मात्रक की ओर चर्चा कर लेते हैं कि इसका जो कार्य को नापने के लिए इसका जो मात्रक होगा, हम नापेंगे किसमें इसको, तो नापने के लिए देखो कार्य का जो सूत्र है वह है बल इंटू विस्थापन। अगर बल और विस्थापन की दिशा एक ही है तब, तो मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक होता है, ये बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो जो कार्य है इसका SI मात्रक जो होता है वह हो जाता है न्यूटन
मीटर। लेकिन ये जो न्यूटन मीटर है इसे हम कहते हैं, इस न्यूटन मीटर को कहा जाता है जूल। तो कार्य का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह होता है जूल। और सीजीएस मात्रक की अगर हम बात करें तो सीजीएस मात्रक जो होता है वह हो जाएगा, तो सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक होता है डाइन, और विस्थापन को हम लेंगे सेंटीमीटर में, तो डाइन सेंटीमीटर बनेगा, है ना। तो ये जो डाइन सेंटीमीटर होता है इसको हम कहते हैं अर्ग। तो कार्य का जो सीजीएस मात्रक है वह होता है अर्ग और एसआई मात्रक है जूल। ठीक है, अब इन दोनों में अगर हम संबंध की बात करें तो एक जूल जो होता है कितने अर्ग के बराबर होगा। तो एक जूल क्या होता है, तो एक जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन गुणा मीटर। अब अगर हमको जूल को अर्ग में बदलना है, मतलब कि न्यूटन को हमें किस में बदलना होगा, डाइन में, और मीटर को बदलना होगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर न्यूटन और डाइन में क्या संबंध होता है, तो एक न्यूटन जो होता है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। तो जहां पर एक न्यूटन लिखा था, इस एक न्यूटन को मैंने डाइन में लिख दिया है 10 की घात 5 डाइन, और मीटर को मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 10 की घात 2 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 10 की घात यहाँ 5 और यहाँ 2, तो 10 की घात हो जाएगी 7 डाइन सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अर्ग। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे सामने 10 की घात 7 अर्ग। तो याद रखना है एक जूल जो होता है वह होता है 10 की घात 7 अर्ग के बराबर। तो ये दोनों में संबंध भी है, आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं। अब बात कर ली जाए कार्य के विमीय सूत्र, क्योंकि हम हर राशि का विमीय सूत्र भी पढ़ते हैं मात्रक के साथ साथ। तो यहाँ पर कार्य का जो विमीय सूत्र होगा, है ना, विमीय सूत्र, तो कार्य का विमीय सूत्र क्या बन सकता है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mLt-2, और विस्थापन का जो विमीय सूत्र होता है वो हो जाएगा यहाँ पर L। ठीक है, तो विस्थापन का विमीय सूत्र हम लिख देंगे यहाँ पर L। तो आपके पास जो विमीय सूत्र आएगा वो आ जाएगा L का L में मल्टीप्लाई करके mL²T-2, ये कार्य का विमीय सूत्र हो जाएगा mL²T-2। चलिए, तो यहाँ तक हमने कार्य के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वह सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं तो कहूँगा कि आप नोट्स साथ साथ लिखते चलें समझ करके, और जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मेरे को आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और सिखाना है कि ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया, कार्य का सूत्र वगैरह, ये सभी सूत्र वगैरह जो हैं ये कब काम आते हैं, कब हम लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्य जो है, वैसे तो हमने कार्य के प्रकार में देखा कि कार्य 3 प्रकार का है, लेकिन उसके अलावा भी कार्य में एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो कार्य होता है हम उसको कहते हैं बल गुणित विस्थापन। ये सूत्र हो गया इसका, और हम यहाँ पर निकाला है हमने F×S करके निकाल लेते हैं। अगर हम ये माने कि कार्य जो हो रहा है उस समय अगर बल और विस्थापन दोनों की दिशा समान है तो क्या करता है, ऐसे निकालते हैं हम लोग। लेकिन आपको एक चीज ध्यान ये रखनी है कि ये जो बल हम लेते हैं यहाँ पर, ये बल अचर बल है। सर अचर बल मतलब, अचर बल बेटा, अचर बल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बदल नहीं रही होती है, जिसकी वैल्यू रहती है कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक वस्तु है जो कि A पॉइंट पे है और इसको मैंने मूव करवाया B पॉइंट तक, तो इसका जो विस्थापन हुआ है ये हुआ है S। अब ये मान के चलते हैं कि 5 मीटर तक गति इसने की, मतलब कि इसका जो विस्थापन है 5 मीटर तक है। अब अगर मैं इस पे बल लगा रहा हूं तो ये विस्थापन जब हुआ होगा, जब बल लगाया गया होगा, तो मैंने बल लगाया मान लीजिए 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन का बल मैंने इस पे लगाया और ये वस्तु जो है 5 मीटर मूव की। तो अगर आपसे कार्य पूछा जाए तो कार्य आप बोल देंगे F×S 10 × 5, तो ये हो जाएगा 50 जूल का कार्य, है ना। इसे मीटर में हम लेंगे और इसे हम लेंगे न्यूटन में, तो ये कार्य हो जाएगा हमारे पास 50 जूल का। लेकिन
ये जो बल लगाया हमने, ये बल कैसा है, अचर है। अचर का मतलब पूरी जितनी देर तक ये ए से बी तक पहुंचा उतनी देर तक हम उसमें 10 न्यूटन का ही बल लगा करके रखा है। अब बात समझ आई। अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे करते कि पहले हम इसको 10 न्यूटन का लगा के रखे हैं, फिर कहाँ तक, तो हमने इसको यहाँ से ए से सी, इस पॉइंट को सी बोल देते हैं, ए से सी तक सपोज हमने 10 न्यूटन का लगाया और ये ए से सी तक जो है ये 2 मीटर मूव कर गया। तो यहाँ पर फिर जब सी पे पहुंचा फिर हमने बल को बढ़ा दिया थोड़ा सा। अब बल बढ़ा करके हमने इसको 12 न्यूटन का बल लगा दिया यहाँ पे, और फिर 12 न्यूटन बल की वजह से ये आगे मूव करा। और मान लो ये हमने इसको कितनी देर तक 12 न्यूटन लगा के रखा, मान के चले ये डी पोजीशन पे आ गया, तो ये हमारा 1 मीटर, हमने इसको 1 मीटर और आगे मूव करवा दिया सी और डी के बीच की दूरी। फिर और आगे अगर हम चले तो यहाँ पर डी पे जब ये था तब हमने बल 15 न्यूटन का लगा दिया। अब बल की वैल्यू फिर हमने बदल दी, 15 न्यूटन कर दिया, और अब हमने इसको कितना मूव करवाया, हमने इसको आगे 2 मीटर मूव करवाया। तो अब देखो यहाँ पे शुरुआत यहाँ से हुई, लास्ट यहाँ पर एंड यहाँ पे हुआ, लेकिन इस पूरी जर्नी में आप देखोगे तो अभी भी जो दूरी तय हुई है वो तो वही रहेगी, 5 मीटर, 2 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 2 मीटर। लेकिन अब आप देखो कि जो बल हमने लगाया वो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग बल लगाया है। तो ये जो बल लगाया है, अगर आपसे कोई कहता है कि इससे इतनी दूरी तक इतना बल, फिर इतने से इतनी दूरी तक इतना बल, फिर इतने से इतनी दूरी तक अलग बल, तो उस केस में आप क्या करेंगे। अब अगर मुझे कार्य निकालना होगा यहाँ पर, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, ये बल 10 न्यूटन का और यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन है वो अलग होगा। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मुझे पहले कार्य निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि इतनी देर तक तो बल क्या रहा आपका, अचर। तो इतनी देर तक तो अगर बल अचर रहा तो यही सूत्र लगा करके आप कार्य निकाल सकते हो। तो पहले आप कार्य निकालोगे ए से सी तक जाने का, फिर अगली बार आप क्या करेंगे, सी से डी तक जाने का कार्य जो होगा वो निकालेंगे, फिर आप डी से बी तक जाने का जो कार्य है वो निकालेंगे, है ना। और फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि पूरा ए से बी तक जाने का जो कार्य है वो कितना होगा, तो आप इन तीनों कार्यों को जोड़ लेंगे और आपके पास टोटल कार्य आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कार्य आप निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, 10 × 2, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ का बल कितना लगा रहे हैं आप 12, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन 1 मीटर है, तो 12 × 1 प्लस यहाँ पर 15 न्यूटन का बल है और विस्थापन कितना है 2 मीटर का। तो अब आप जो कार्य निकालेंगे 20 + 12 + 30, तो ये हो जाएगा आपका 52 जूल का वर्क। ठीक है, तो 52 जूल का वर्क यहाँ पे हमको करना पड़ा। अब आप देखें कि अलग अलग बल लग रहा है अगर, तो इस बल को, ये जो बल होता है जो जिसका वैल्यू हर पॉइंट पे या है ना हर टाइम बदलता रहती है या पूरी दूरी के साथ बदलती रहती है, इस बल को हम कहते हैं परिवर्ती बल, है ना। परिवर्ती, जो परिवर्तित होता रहता है, तो उस बल को कहा जाता है परिवर्ती बल। तो परिवर्ती बल किसे कहेंगे, अगर परिवर्ती बल की परिभाषा हमें लिखनी हो तो हम किस तरह से लिखेंगे परिवर्ती बल की परिभाषा, तो यहाँ लिखेंगे हम कि परिवर्ती बल वह बल होता है, वह बल जो समय के साथ या दूरी के साथ बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्ती बल। अब परिवर्ती बल बदलने का मतलब दो तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि बल जो है वह सदिश राशि है, तो जिसका मान बदले, या तो उसका मान बदल रहा हो समय के साथ, या फिर उसकी दिशा भी अगर बदल रही है तो भी हम, दिशा बदलती है तो भी हम उसको परिवर्ती बल कहते हैं। क्यों, क्योंकि बल जो है वह सदिश राशि है, और अगर उसके मान के साथ साथ दिशा में भी अगर परिवर्तन होता है तब भी हम उसे परिवर्ती बल ही मानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस केस में फिर हमें इस तरह की प्रोसेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपसे ऐसा कह दिया जाए कि सपोज ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि सब क्या है, अलग अलग कार्य निकाल के हम जोड़ देंगे, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर एक बल लग रहा है, उस बल की वैल्यू आपको दे रखी है F = 3x, और आप A बिंदु से B बिंदु तक जा रहे हैं,
ठीक है, और ए से बी तक जा रहे हैं, और ये जो पोजीशन है, सपोज यहाँ से आपने शुरू किया तो यहाँ पर x 0 है, और यहाँ तक जहाँ आप पहुंचे हैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि, है ना, बल जो है वो क्या कर रहा है, बल का जो आपको दिया है बल, वह दिया है आपको F बराबर 3x न्यूटन। इसका मतलब जो है कि जो बल है वह 3x न्यूटन है। इसका मतलब कि यह x पे निर्भर कर रहा है, दूरी पर। मैंने अभी आपको बताया दूरी के साथ या समय के साथ बदलता है तो उस बल को हम परिवर्ती बल कहेंगे। तो यहाँ पर जो बल है वह x के साथ बदलेगा, क्योंकि देखिए अगर अभी यहाँ पर इसको x इक्वल्स टू 0 की जगह मैं यहाँ पर सपोज इसको 1 मान लेता हूँ, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा रेंज हम इसकी 5 कर देते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर कि आप यहाँ से यहाँ तक का कार्य निकालिए, तो कार्य निकालने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विस्थापन कितना हो रहा है, x यहाँ पर 0 है ना, तो यहाँ x 1 है, सॉरी यहाँ पर x जो है वह 1 है, तो 1 से 5 तक कितना विस्थापित हुई है, तो दूरी जो उसने कवर की है वो यहाँ से यहाँ तक की वो उसने कवर की है 4 मीटर। अगर हम इसको मीटर में लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 होगी, क्योंकि ये 1 पर है और ये 5 पर है। अब विस्थापन हो गया 4 मीटर, तो आप यहाँ पर 4 मीटर जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर जो बल अगर आपका 3x है और कार्य आप निकाल रहे हैं, तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन अगर आप करेंगे तो यहाँ पर बल क्या आएगा 3x, जो कि x के हिसाब से बदल रहा है। तो हम फिर कार्य कैसे निकालेंगे, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर x की वैल्यू तो है हमारे पास, यहाँ पर x की वैल्यू पहले 1 रख लेते हैं, फिर x की वैल्यू हम 2 रख लेंगे, फिर 3 रख लेंगे, फिर 4 रख लेंगे, तो अलग अलग हमारे पास में कार्य बल आ जाएगा और फिर हम कार्य निकाल लेंगे जैसे अभी निकाला था। लेकिन बेटा इसमें परेशानी ये है कि इसमें x जो है वो 1 से लेकर 5 तक बदल रहा है, और अगर x 1 से 5 तक x की वैल्यू है तो जरूरी नहीं है ना कि आप 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। वैल्यू जो है 1.1 भी तो हो सकती है, 1.01 भी हो सकती है, 1.02 भी हो सकती है। तो इस पूरी दूरी में आपके पास में जो f की वैल्यू है वह हर पॉइंट पे बदल रही है। तो अभी जो मैंने किया था, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है आपको, बेसिक सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फिर काम आता है हमारा समाकलन। तो अब हमको अगर परिवर्ती बल होता है तो उस केस में हमको कार्य निकालने के लिए समाकलन का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि देखो बल के लिए बल तो हो जाएगा 3x। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको पूरे को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे। अब एक छोटे हिस्सों में जब हम इसको बांटेंगे, एक छोटी सी दूरी हम ले लेते हैं, मान लो dx। अब सपोज वस्तु यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको मूव करवाया, बिल्कुल जरा सा डिस्प्लेसमेंट है ये dx, छोटा सा विस्थापन है। अब इतने से विस्थापन के लिए जो यहाँ बल होगा और यहाँ बल होगा बहुत कम दूरी है, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो बल है वह अचल है। तो उस समय जो कार्य होगा, छोटा सा कार्य है ना, छोटे से विस्थापन के लिए छोटा सा कार्य, तो वह कितना हो जाएगा f इंटू dx, छोटा सा कार्य होगा। अब इस छोटे से कार्य को आपने निकाल लिया, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जितने भी छोटे छोटे इंटरवल्स हैं, इन सबके कार्यों को आपको निकालकर, जैसे अभी हमने किया था, सबको जोड़ना है। तो जोड़ना होगा आपको। और अब आप जोड़ोगे कैसे, तो जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पे हर पॉइंट पे वैल्यू बदल रही है, तो इसको जोड़ने के लिए हमें समाकलन का उपयोग करना होगा। तो जो कुल कार्य होगा वह हमारा f इंटू dx का समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन क्या करता है, सारे छोटे छोटे चीजों को जोड़ने का कार्य करता है। और कहां से कहां तक जोड़ना है हमें, x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1, लिमिट जो आएगी 1, और 1 से लेकर 5 तक। इस प्रकार हम इसको जोड़ लेंगे और समाकलन करके इस प्रकार से हम यहाँ पर कार्य को निकाल सकते हैं। अगर आपको मैं करके दिखाऊं इसे, तो यहाँ आप इस तरह से कार्य निकाल सकते हैं। f की जो वैल्यू है वो हमारे पास है x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 से 5 तक हम कर रहे हैं। f की जो वैल्यू दी है आपको, वो सपोज बल की वैल्यू 3x है और dx यहाँ पर लिखा है हमने छोटा सा विस्थापन। तो यहाँ पर जब आप इसका समाकलन करेंगे तो 3 समाकलन हो जाएगा x² बाई 2, है ना।
मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समाकलन आता है। बाय चांस किसी को समाकलन में अगर कोई परेशानी है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा, है ना, तो अवकलन समाकलन भी हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू जो है, लिमिट जो है वो यहाँ पर रखेंगे, और अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 3/2, और यहाँ पर x की वैल्यू पहले ऊपर वाली लिखेंगे हम लोग, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, और फिर हम नीचे x, अगली बार हम x की वैल्यू जो है 1 रखेंगे और उसका स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, और इसको कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारा समाकलन को सॉल्व करने का तरीका है, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 3/2 × 24। तो इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो 12 और आंसर आ जाएगा 36 जूल। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर परिवर्ती बल अगर होता है तो उसमें फिर हमें समाकलन का उपयोग करना होता है, और परिवर्ती बल द्वारा किया गया जो कार्य है वह हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो बेटा ये यहाँ तक का परिवर्ती बल का ज्ञात करने का तरीका है। अब अगर यही परिवर्ती बल अगर आपके पास है और इसको हम ज्ञात करना चाहते हैं किसी दूसरी मेथड से, किसी दूसरे तरीके से, तो वो एक तो मेथड और है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो आपके काम आने वाली है। तो परिवर्ती बल में अगर आप समाकलन के अलावा किसी दूसरी मेथड का यूज करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्राफ विधि। तो जो ग्राफ विधि है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें हमें करना क्या है कि जो सपोज अगर हम यहाँ पर एक कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो कि हमारा ग्राफ है, सपोज ऐसा कोई ग्राफ हमारे पास में है, और इस ग्राफ में यहाँ पर x जो है वो 1 है, और यहाँ लास्ट वाला जो x है ये 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर x को ले रहा हूँ, x क्या है, विस्थापन है, x जो है विस्थापन है, तो x यहाँ पर विस्थापन हो गया जो कि मीटर में मान सकते हैं हम, और बल जो है वो y अक्ष पे हमने लिया है f, है ना। तो जब हम इस तरह से बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के बाद आप देख रहे हैं कि शुरुआत में बल का मान अलग है, फिर यहाँ पे बल का मान कुछ अलग है, फिर इस पॉइंट पे बल का मान अलग है, यहाँ पर बल का जब विस्थापन ये है तब बल अलग है, तो अलग अलग पोजीशन में बल का मान अलग अलग है। तो इस स्थिति में वही काम हम यहाँ कर सकते हैं, जैसे हमने पूरे रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था, वैसे ही एक छोटा सा हिस्सा मैंने सपोज यहाँ पर इसको भी बांट दिया। एक छोटी सी स्ट्रिप, एक पतली सी ऐसी स्ट्रिप मैंने यहाँ पर ली है, और इस स्ट्रिप को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये जो दूरी है इसको मैं मान सकता हूँ dx। तो यहाँ पर भी छोटी सी स्ट्रिप ली, उसका विस्थापन हमने यहाँ पर देखा dx है, और इस समय जो कार्य हो, जो बल होगा वो बल यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर बल की कोई वैल्यू है, जैसे सपोज मान लेते हैं F1। उसी प्रकार अब अगर इसका मैं क्षेत्रफल ज्ञात करूँ तो क्षेत्रफल जो होगा इस स्ट्रिप का छोटा सा, है ना, तो वो क्षेत्रफल होगा कितना, इसकी लंबाई गुनी चौड़ाई करके, तो इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है F1, और ये जो इसकी विड्थ हमने ली है, छोटा सा जो विस्थापन लिया है वो dx है, तो जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना हो जाएगा F1 × dx। और अब आप यहाँ देखो ये छोटा सा विस्थापन है ना, पूरा विस्थापन 1 से लेकर 5 तक है, एक छोटा सा विस्थापन हमने यहाँ पर लिया है dx। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एक छोटा सा विस्थापन लिया था, यहाँ पर भी हमने ग्राफ विधि में भी एक छोटा सा विस्थापन यहाँ पर लिया है, और बल को जब हम विस्थापन से गुणा कर रहे हैं तो ये जो क्षेत्रफल आएगा, है ना, ये क्षेत्रफल एक्चुअल में क्या है, एक छोटा सा कार्य, ठीक है, एक छोटा सा कार्य है। और अगर ये एक छोटा सा कार्य है, इसी प्रकार एक और स्ट्रिप हम लेते हैं ये वाली, इस स्ट्रिप का भी हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर इस स्ट्रिप का भी हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और सारे छोटे छोटे क्षेत्रफल को निकाल कर हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे हम, तो जोड़ने के लिए अगर हम चाहें तो इसी तरह से जोड़ेंगे समाकलन करके। तो जितने भी छोटे छोटे, सपोज जितने भी छोटे से डिस्प्लेसमेंट है या छोटे छोटे विस्थापन है, इन सभी का जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स का, वो निकाल करके हम सबको जोड़ लेंगे। और जब हम सबको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, x = 1 से लेकर 5 तक। तो सर ये तो यही मेथड होगी, अलग मेथड क्या है, अलग एक चीज समझेंगे आप यहाँ पर। देखिए यहाँ जब आप इन सारे छोटे छोटे क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे तो आप एक चीज समझें कि जब छोटा सा क्षेत्रफल आपने निकाला था तो वो छोटे से कार्य के बराबर था, और जब आप सारे क्षेत्रफलों को जोड़ रहे हो तो वो पूरे बड़े वाले कार्य मतलब कुल कार्य के बराबर होगा ये।
कुल कार्य। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे छोटे छोटे क्षेत्रफलों को जोड़ रहे हैं, और जब आप सारे छोटे छोटे क्षेत्रफलों को जोड़ोगे तो ये पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा जो इस ग्राफ में घेरा हुआ है, यहाँ तक का पूरा क्षेत्रफल ये, तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये इसको कुछ नाम दे देते हैं हम A B और इसको दे देते हैं C D। तो यहाँ पर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये सारे क्षेत्रफलों को जोड़कर आपके पास कुल क्षेत्रफल जो घेरा है, कुल क्षेत्रफल घिरा हुआ जो कुल क्षेत्रफल है, जिसको हम बोल सकते हैं क्षेत्रफल A B C D, ये पूरा क्षेत्रफल। तो अभी जो मेथड हमने यहाँ लगाई है वो वही है, समाकलन वाला ही, लेकिन आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है वह बल विस्थापन ग्राफ जो होता है उसके बीच घिरे हुए क्षेत्रफल के, कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ से एक जो कार्य होता है, कुल कार्य, वह इस घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप कभी भी परावर्ती बल का अगर आपके पास ग्राफ है तो उस ग्राफ में आप क्या कर लेंगे, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और जो क्षेत्रफल आएगा वही आपके पास कुल कार्य होगा। तो हुई ना ये एक अलग मेथड है ग्राफ में, ये चीज ये स्किप कर रही, ये मैंने बताया आपको कि सभी क्षेत्रफल को अगर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम समाकलन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे निकल के क्या सामने आया कि जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वह कुल कार्य के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य बल व विस्थापन के बीच खींचे ग्राफ द्वारा घेरे हुए कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये याद रखना है हमें कि परिवर्ती बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह कुल क्षेत्रफल जो उसने घेर रखा है उस कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। या फिर तरीका हमारा एक ये भी है कि हम समाकलन करके भी कार्य को ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको परिवर्ती बल से जो निकालने के जो तरीका है, मेथड है, वो मैंने आपको बता दी। और परिवर्ती बल के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। तो उदाहरण अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सपोज अगर यहाँ देखते हैं आप एक इसका उदाहरण, अगर मैं आपके सामने लिखूं तो जैसे सपोज यहाँ पर आप हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर कोई वस्तु अगर होती है तो उस वस्तु का कुछ द्रव्यमान होता है, और वह द्रव्यमान जो होता है वह आकर्षित होता है इस पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसको मैं Fg लिख देता हूँ। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्रव्यमान गुणा वस्तु के द्रव्यमान और अपॉन में इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो दूरी के वर्ग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो, तो वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस वस्तु को हम उठा करके ऊपर लेकर जाएं तो दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो जो बल है वह कम होता जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएगा जो बल है वह परिवर्ती बल है, उसका जो मान है वह कम होता जाएगा। एक उदाहरण तो यह है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि परिवर्ती बल जो होता है उसे हम परिवर्ती कब कहते हैं, यदि उसकी मान या जो परिमाण है उसका वह बदलता है तो उसे हम परिवर्ती बल कहेंगे, या उसकी दिशा भी बदलती है तो भी परिवर्ती बल है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो वृत्तीय गति करते समय उस पर जो अभिकेंद्री बल लग रहा है तो उस अभिकेंद्री बल लगता केंद्र की ओर है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही होती है। सपोज ये मूव कर रहा है सेम एक समान चाल से ये चल रहा है ना, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, लेकिन आप हर पॉइंट पे देखेंगे जो दिशा है उसकी
वह बदल रही होगी। तो ये जो बल है अभिकेंद्री बल वृत्तीय गति के दौरान, यह भी एक परिवर्ती बल है। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा लगातार बदल रही है। इसी प्रकार से एक उदाहरण यहाँ पर, जो आपके सामने सिंपल पेंडुलम होता है जिसको हम कहते हैं सरल लोलक। तो ये जो सरल लोलक होता है, इसको जब हम गति करा के छोड़ देते हैं, यहाँ पे सपोज हमने यहाँ से छोड़ा, तो ये जब हम यहाँ पर लेकर आते हैं इसको इस तरह से, तो यहाँ इसका जो भार है वह नीचे लग रहा होता है, और माना कि हमने इसको थीटा डिग्री से ऊपर मूव करा दिया, तो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा होगा। तो ये वाला जो, अगर इस mg के दो हिस्से किए जाए तो ये हिस्सा होगा mg cos थीटा, और ये जो हिस्सा होगा ये होगा mg sin थीटा। अब आप देखेंगे कि जो mg sin थीटा है, ये इस गोलक को, ये जो गोलक है, इस गोलक को वापस से अपनी स्थिति में लाने के लिए कोशिश करता है। तो ये जो mg sin थीटा है, इस mg sin थीटा को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, है ना, प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसे वापस लाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बल को अगर आप देखेंगे तो ये बल भी परिवर्ती बल है। क्यों? क्योंकि ये बल थीटा कोण पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे वस्तु नीचे आती जाएगी, कोण का मान कम होता जाएगा, उसके हिसाब से बल की वैल्यू भी बदलती रहेगी। तो ये जो उदाहरण है, ये परिवर्ती बल के कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर देखे हैं। अब